सो गाइस, ये विजन की 19 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, तो ऐसे ही करके मैं आपकी पूरी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साथ में जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उन्होंने फर्स्ट गैस अनाउंस किया फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है, हमारी GS3 एनर्जी सेक्शन जैसे जो एनवायरमेंट के अंडर ही कवर होगा, उसमें कवर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साथ में ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन दिनों ने अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे किसकी, गैस की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कहां से? आर क्लस्टर से, जो कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा डीप वाटर गैस है। कहां पे? कृष्णा गोदावरी धीरूभाई ब्लॉक में, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के। मेरी बात आपको समझ में आई? देखो गाइस, ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन। देखो गाइस, ये मेरे माउस के कर्सर पे देखो, अभी पेन नहीं है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, आपको पता है इंडिया का। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ के आर क्लस्टर से वो क्या करेंगे, अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है, वहां से गैस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड है एशिया में। तो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 ब्लॉक है, इट इज द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड है एशिया में, विच इज लोकेटेड एट अ वाटर डेप्थ। यहाँ पे जो वाटर लोकेटेड है, उसकी जो डेप्थ है वो नियरली 2000 मीटर से ज्यादा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन ये एक डेल्टाइक प्लेन है। देखो, आपको पता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा प्लेन है विच इज फॉर्म्ड बाय द कृष्णा एंड गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, और ये नियर अबाउट 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और साथ में बे ऑफ बंगाल को भी एरिया को एडजॉइन करता है। देखो, आपको पता है यार, ये बे ऑफ बंगाल है अपना, ये अरेबियन सी है, तो अरेबियन एरिया के भी बे ऑफ बंगाल के एरियाज को भी क्या करता है, ये वहां से एडजॉइन करता है, जहां पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल में मेनली जो रिवर्स है अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इसके अलावा जो साइट धीरूभाई 6 है, ये वो साइट है जहां पे जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इन्होंने बिगेस्ट गैस रिजर्व को डिस्कवर किया था इंडिया में। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सबसे पहले क्या, हमारी जो नेचुरल गैस की जो डिमांड है, उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम अपनी जो 2023 तक जो हमारा एम है कि इंडिया की जो गैस डिमांड है 15%, उसको हम पूरी कर सके। इसके अलावा ऑफ कोर्स, अब अगर हम डोमेस्टिकली नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडिया जो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे नेचुरल गैस की, उसकी डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, और हम अपने जो शेयर है नेचुरल गैस के, या फिर हमारा जो रिजर्व्स है, ठीक है, शेयर है, जो प्रोडक्शन के शेयर है वर्ल्ड प्रोडक्शन में, उसको भी पोस्ट कर सकेंगे। ठीक है, अभी तक इंडिया के पास 42 बिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट रिजर्व्स हैं, जिसमें से ओनली अभी तक 29.796 बिलियन टन है, अभी तक उसको हमने डिस्कवर भी नहीं किया। मतलब कि इंडिया में इतनी कैपेसिटी है, लेकिन अभी हमारे पास, यार सोच लो, हम टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि हमने अभी तक भी नियर अबाउट 30 बिलियन टन को अभी डिस्कवर नहीं किया, ऑफ विच अराउंड 30 बिलियन टन आर अनडिस्कवर्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। अभी क्या किया, जो DRDO, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, हैंडेड टू द आर्म्ड फोर्स चीफ्स। ठीक है, तो ये जो अपनी न्यूज है ना हमारी, ये GS2 सिक्योरिटी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें ही कवर होगी। देखो, अभी क्या है, 3 इंडिजीनियसली, मतलब कि DRDO के द्वारा खुद के द्वारा डेवलप की गए कुछ सिस्टम्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। ये क्या है, ये एक हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो ग्लोबल मैरीटाइम सिचुएशनल पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब कि लाइक आप ग्लोबली क्या, मतलब कि मैरीटाइम आपको पता है कि सीज में क्या सिक्योरिटी है, इन सब की क्या सिचुएशन है, उसके पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, मैरीटाइम प्लानिंग टूल्स प्रोवाइड करेगा, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आपकी बिल्डअप करेगा, ताकि हम इंडियन नेवी को, मतलब कि इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज है उनको बिल्डअप करेगा। साथ में ये मैरीटाइम ऑपरेशनल पिक्चर प्रोवाइड करेगा फ्रॉम नेवल हेडक्वार्टर टू एवरी शिप, जो इंडिविजुअल शिप्स हैं उन सबको एक पिक्चर प्रोवाइड करेगा सी में, ताकि वो इनेबल कर सके नेवल कमांड एंड द कंट्रोल। इसके अलावा अस्त्र MK1 मिसाइल, ये हमने पहले पढ़ी हुई है, लास्ट ईयर पढ़ाई है मैंने, अगर आपने मेरी PT 65 पढ़ी थी। ठीक है, ये पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये हम डिजाइन इसलिए किया है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट पे उसको माउंट किया। मतलब देखो, आपको पता है ना, तो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर माउंट किया जाएगा। ठीक है, इस मिसाइल को फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा, इसलिए डिजाइन किया गया ताकि ये डिस्ट्रॉय कर सके हाईली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को। ठीक है, मतलब कि डिफेंस पर्पज के लिए ये सब। इसकी जो रेंज है अस्त्र की, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेंज पूछ लेते हैं
अस्त्र की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर है और जो इसकी स्पीड है वो नियर अबाउट 155 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, रेंज और स्पीड दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या एक बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम है, ये ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली कोई भी इंट्रूजर्स, मतलब कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, मतलब कि अगर पाकिस्तान को कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, चाइना को कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। हार्श हाई एल्टीट्यूड सब जीरो टेम्परेचर एरिया में, मतलब जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, उन एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस में ये हर एक चीज क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा विद रिमोट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ठीक है, इसको मेनली डिप्लॉय कहाँ किया गया, लद्दाख बॉर्डर एरिया में। आपको पता है वहां पे कितना ज्यादा हार्श एनवायरमेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे इसको डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कुछ अप्रूवल दिए डीआरडीओ को कि वो 6 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को डेवलप करेंगी ताकि हम इंडिया की सर्विलेंस कैपेबिलिटीज है उनको बूस्ट कर सके अलोंग द चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर। आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान से काफी ज्यादा इंक्लूजन देखने को मिलती है, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए या उस सबको हम क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो हम अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डीआरडीओ को ये अप्रूवल दिया भी 6 और आप क्या करो इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाओ। ठीक है, अभी क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने करंटली 3 इजरायली फैल्कॉन क्या है ये एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को अभी जस्ट बनाए हैं जिसकी रेंज 400 किलोमीटर रेंज है, और 2 इंडिजिनियस नेत्र एयरक्राफ्ट अभी मतलब कि इंडल्ज किए हैं उसमें, मतलब कि हमारी इंडिया में आए हैं। ठीक है, 3 तो इजराइल से आए हैं और 2 हमने खुद बनाए जिसका नाम है नेत्र एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, इंडियन रेलवेज इशूज ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान। ठीक है, तो अभी क्या है, इंडियन रेलवेज ने इशू किया है ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है GS3 में ही कवर होगी, इकोनॉमी सेक्शन में भी कवर हो सकते हैं, बाकी देखो रेलवेज मैक्सिमम कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये मतलब एनर्जी सेक्शन में भी कवर हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है, जो नेशनल रेल प्लान जिसको ड्राफ्ट किया गया, मतलब देखो ड्राफ्टेड का मतलब क्या होता है, उसमें रूल्स रेगुलेशन इन सब की पूरी रूल बुक होती है। ठीक है, एक तरह का, तो इसको इसलिए ड्राफ्ट किया गया ताकि जो कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको हम एड्रेस कर सके और रेलवेज और उसकी बिजनेस के जो शेयर है उनको इम्प्रूव कर सके। एक तरह का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है कि किस तरह से हम अपने इंडियन रेलवेज की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को इनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेके आए जहां पे हम फ्यूचर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस और फाइनेंस की प्लानिंग कर सके रेलवेज। ठीक है, अभी आपको पता है हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं जो रेलवेज हैं उनकी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है, मतलब कि आपको अगर आपको ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो अगर मतलब 50 लोगों की सीट है तो 100 लोग उसमें चले होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस रूल को प्लान को क्या किया गया, फ्रेम किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल रेल प्लान का, देखो हमारी ये है कि हमें क्या करना है, अपनी जो 2030 तक की जो हमारी डिमांड है, ऑफकोर्स अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी ना, रेलवेज की भी डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पे कैपेसिटी में जो दिक्कत है उसकी जो हमने कैपेसिटी उसको क्रिएट करना है, जो अभी 2030 तक की डिमांड है, जिसकी वजह से हमारी जो 2050 तक की आती थी डिमांड है उसको हम ऑटोमेटिकली क्या कर सके, पूरी कर सके। हमें क्या करना है, रेलवेज के शेयर को बढ़ाना है, जो अभी 27% है उसको 45% करना है इन फ्लीट बाय 2030। देखो गाइस, फ्लीट काफी बार बता चुकी हूँ, जो मालगाड़ियां होती हैं उनका जो शेयर है उसको जो अभी सिर्फ 27% है उसको बढ़ा के 45% करना है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। और साथ में हमको पता है कार्बन एमिशन भी हमको रिड्यूस करना है, क्योंकि भाई पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा 2030 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन भी करना है। ठीक है, हाइलाइट्स क्या जरा हम देख लेते हैं नेशनल रेल प्लान की। विजन 2024 को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल रेल प्लान, ताकि हम क्या कर सके, कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सके। जैसे 100% हमें ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई करना है, रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई करना है बाय 2024। ठीक है, और साथ में कुछ जो कंजेस्टेड रूट्स हैं उनको मल्टी ट्रैक करना है, मतलब कि देखो कई रूट्स आते हैं जिसमें एक ही ट्रैक होता है, नहीं तो जहां मतलब कि ज्यादा ट्रैफिक होता है उन रूट्स को हमें मल्टी ट्रैक करना है, और जहाँ की स्पीड में भी कुछ अपग्रेडेशन लेनी है। इसके अलावा जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें 2024 के बाद इंप्लीमेंट करनी है इन बोथ ट्रैक एंड सिग्नलिंग, उनको आइडेंटिफाई किया है कि क्लियर कट टाइमलाइन बताई कि हाँ आपको कब तक उसको इंप्लीमेंट करना है। इसके अंदर 3 जो डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर्स है, नेमली जो ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ को आइडेंटिफाई किया। आपको पता है हमारी इंडिया में कितने डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर है। ठीक है, मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है। ठीक है, ईस्ट टू ईस्ट कोस्ट है, नॉर्थ टू साउथ है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट है, इस तरह के। तो आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक कौन सा कॉरिडोर जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है सस्टेन वे में। सस्टेन वे का मतलब ये है कि अगर आपने उसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हो तो उनको अच्छे से मतलब कि वहां पे मेंटेन करने दो।
ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर एक बार पैसे लगा के भाग जाएगी, अरे नहीं यहाँ तो मेरा पैसा डूब रहा है, नहीं, इस तरह से नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है और सस्टेन वे में इन एरियाज लाइक ऑपरेशनल एंड ओनरशिप ऑफ रोलिंग स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, देखो प्राइवेट सेक्टर हमेशा वहीं पैसा लगाता है जहां उसको लगता है कि मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, पब्लिक जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी प्रॉफिट लॉस नहीं देखती, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वो हमेशा देखेगा मुझे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो फर्दर वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, लेकिन अगर उसको लॉस होगा तो वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको दो कंट्रीज के नाम पता चल रहे हैं तो इसका मतलब कहाँ कवर हो रही है न्यूज, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो रही है। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट है उसमें ये जो स्ट्रेटेजी इसलिए बनाई है ताकि हम इंडिया की ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्म कर सके। जो हमारा ट्रेड और जो कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ आता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो भी ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको ट्रांसफॉर्म कर सके और हमारी पार्टनरशिप को और मजबूत बना सके, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। प्रेजेंटली देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट एज इंडिया ईजेज इट्स FDI नॉर्म। मतलब कि इंडिया ने क्या है, कोरोना के बाद अपनी जो FDI नॉर्म्स है उनको बहुत ज्यादा इजी किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर कोई इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत स्कोप है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे आर ओपन अप फॉर डिफरेंट सेक्टर। इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है 2018-19 में। और कोल और इंटरनेशनल एजुकेशन सबसे ज्यादा मतलब कि अगर आप देखो इंडिया के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मतलब कि बहुत ज्यादा पढ़ने जाते हैं, तो उस मामले में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी है साथ में हमारा, मतलब हम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं 5th लार्जेस्ट। ठीक है, कुछ न्यू एरियाज है जैसे स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस प्रोडक्शन, स्पोर्ट, टेक्सटाइल, दे ऑल आर ओपन अप फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल एंगेजमेंट। इसके अलावा जरा ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस का। अगर हम जरा इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस में देखें तो एक सेकेंड, हाँ, तो दोनों कंट्रीज में जो गुड एंड सर्विस का ट्रेड है वो नियरली $30.3 बिलियन है 2018-19 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में देखें तो दोनों ने ऑलरेडी साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ताकि हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम को सिक्योर कर सके। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में ऑलरेडी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड को साइन किया है ताकि उसमें कोलैबोरेट किया है कि जो भी लीडिंग एज रिसर्च है, जैसे आजकल जो लीडिंग एज रिसर्च है वो डाटा लोकलाइजेशन है, एज कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये जो लीडिंग रिसर्च है उनमें कोलैबोरेट कर सके। साइबर एंड साइबर इनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हम एग्रीमेंट कर सके। ग्लोबल कोऑपरेशन में देखें तो दोनों कंट्रीज क्वाड की पार्ट है। आपको पता है क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, और दे ऑल्सो प्रपोज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। आपको पता है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात हो रही है ताकि हम अपने जो सप्लाई चेन नेटवर्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। लाइक अगर आप इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट हो तो उसको आप डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि अभी जब से कोरोना जैसे सिचुएशन आई है तो आपने देखा जैसे चाइना में आउटब्रेक हुआ, उसके बाद एकदम से जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसको बने रहने के लिए वो इफेक्ट ना हो, हमें जो अपना सप्लाई चेन नेटवर्क है उसे हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, एंड दे शेयर कॉमन कंसर्न अगेंस्ट चाइनाज इग्रेशन एंड द असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, जो कि कॉमन बात है, हम हर जगह पढ़ते रहते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशन में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो डायस्पोरा है मतलब नियरली 7 लाख, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है ऑस्ट्रेलिया में। देखो डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, जो हमारा इंडिया का जो इंटेलिजेंसिया हो गया, जैसे आपके प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, वो बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट, मतलब कि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा हैं जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और वहां पे वो वर्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट अनाउंसेस नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर फॉर सिक्योर नेटवर्क्स। ठीक है गाइस, अगेन ये जो न्यूज है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर है क्या। ये इंडिया का फर्स्ट एंड बिगेस्ट फ्रेमवर्क है ताकि हम अपने गवर्नमेंट अपनी इंडिया को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम साइबर अटैक्स, डाटा जो थेफ्ट, डाटा चोरी की होती है या जो भी साइबर अटैक्स हैं, एंड अदर वर्चुअल वल्नरेबिलिटी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजंस क्या है, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टॉलेशन इन कंट्रीज टेलीकॉम नेटवर्क। इस फिर लिस्ट को अप्रूव किया जाएगा फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम। ठीक है, जो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिस्ट बनाएगी कि हाँ यार मेरे कौन कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, फिर उस लिस्ट को अप्रूव कौन करेगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम। ठीक है, अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम है वो हेड की जाएगी बाय डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे कैन परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज एंड कैन यूज ओनली ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है,
मतलब आपको जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ठीक है, ये क्या है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इक्विपमेंट यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने जिस लिस्ट बनाई है, ठीक है। जो भी लिस्ट होगी ऑफ डेजिग्नेटेड सोर्सेज फ्रॉम हुम नो प्रोक्योरमेंट कैन बी डन मे ऑल्सो बी क्रिएटेड, मतलब कि एक ऐसी लिस्ट भी बनाई जाएगी जिसपे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक है, और वहां से आप कुछ भी परचेज मत करो। और उस डायरेक्टिव में कुछ प्रोविजंस होंगे कि कौन से टेलीकॉम गेट्स क्वालिफाई हैं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स के द्वारा ट्रस्टेड कैटेगरी में उनको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसको हमने इसलिए लिया, इट विल मेक पोटेंशियली मोर डिफिकल्ट फॉर चाइना टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर्स। मतलब देखो गाइस, आपको पता है जो हुआई और ZTE है, इन पे इल्जाम अब लगाया गया था कि ये कहीं ना कहीं डाटा को क्या करती है, चोरी करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो गाइस, अब देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक लिस्ट बना देगी कि हाँ ये ट्रस्टेड कंपनीज है, आप इनके प्रोडक्ट्स लो, इनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस डायरेक्टिव में सभी प्रोविजन होंगे कि हाँ ये कंपनीज क्वालिफाई है कि आप ये ट्रस्टेड कैटेगरी में है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, तो चाइना की कंपनीज है जैसे हुआई, ZTE, इनको तो हम बिल्कुल अलग से दूसरी लिस्ट में लिख देंगे कि हाँ यार इस पर तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करो। तो इससे क्या आएगा, जो चाइना की जो कुछ कंपनीज है वो हमारे वेंडर्स तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है, वो अपने माल को नहीं बेच सकेगी, सिंपल बात है। मूव कुड पोटेंशियली मेक इट मोर डिफिकल्ट टू चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर्स लाइक हुआई, ZTE, जो अपने इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं इंडियन टेलीकॉम प्लेयर्स में, ठीक है। टेलीकॉम एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर ऑल अदर सेक्टोरल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, जैसे पावर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ठीक है। इंडिया इज अमंग, देखो वल्नरेबल जो साइबर अटैक्स, जो कंट्रीज विच आर मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक, उसमें इंडिया भी इट अमंग द टॉप 3 कंट्रीज। अभी क्या इंटरनेट थिंग्स जो डिवाइस डिजिटली इंक्रीज हो रहा है, पूरा मतलब कि पूरा वर्ल्ड डिजिटल बन रहा है और 5G टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो साइबर जो रिस्क है दे आर इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड, ठीक है। तो हर एक चीज के एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस साथ में होते ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने काफी बार पढ़ चुका है। अभी के रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक इवेंट एड्रेस किया विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द CDRI, that is the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. CDRI है क्या, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप, नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज, प्रोग्राम, इन सब की क्या है, मतलब की कम्युनिटी है, मतलब सभी लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। अब वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, UN की एजेंसीज, प्रोग्राम, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंस मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, अकेडमिक, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, बस सिंपल आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे सब लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। ये इंडिया PM के द्वारा, हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। इसका एम यही है, इसका एम क्या है, देखो गाइस नाम से काफी पता चल रहा है आपको, मतलब कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बनाना है कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इफेक्ट ना हो, और अगर हो रहा है तो हम उसको क्विकली क्या कर सके, रिकवर कर सके, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट द रिजिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, ठीक है, एंड देयर बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप ऐसा बना सके नया, और जो भी एग्जिस्टिंग है जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क से क्या हो, थोड़ा सा अवॉइड रह सके, ज्यादा उस पर फर्क ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक करेक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। अभी क्या द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई है वर्ल्ड बैंक की। इंडिया पहले 63rd था, ये आप सबको पता है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन इसको बनाता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में करेक्शन की है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग लेके आया था बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑडिट फॉलोइंग ऑफिशियल एलिगेशन ऑफ अनड्यू प्रेशर बाय मैनेजमेंट टू अल्टर रेटिंग, ठीक है। देखो आप मुझे बताओगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हम रैंकिंग लेके आते हैं वो कितने पैरामीटर्स पे लेके आते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसमें बताया चाइना, इन्होंने किस किस की रैंकिंग को चेंज किया, देखते हैं। करेक्शन करिए ना, चाइना की, सऊदी अरब, UAE और अजरबैजान, इन 4 कंट्रीज की रैंकिंग में इन्होंने चेंज किया। जो इंडिया की जो रैंकिंग थी 63rd, वो अनअफेक्टेड है, मतलब कि वो जो पहले भी 63rd थी अभी भी 63rd है, कोई रैंकिंग में कोई भी करेक्शन नहीं चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा एनुअली पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट ये बताती है डिफरेंट पैरामीटर्स में, ये बताती है कि किस कंट्री में बिजनेस करना कितना ईजी है, ठीक है, सिंपल बात है। इट इज एन एग्रीगेट फिगर दैट इंक्लूड डिफरेंट पैरामीटर्स विच डिफाइन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ कंट्री। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। सो गाइस अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन थी कैबिनेट ने उसको रिवाइज की है, मतलब कि अगर उसने सोचा था 100 करोड़ लगेंगे और अभी अगर 200 करोड़ लग रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है उसको रिवाइज किया कैबिनेट ने, और मतलब कि कॉस्ट जो एस्टिमेशन किया था तो कैबिनेट ने उस कॉस्ट एस्टिमेशन जो रिवाइज की है उसको अप्रूव कर दिया। स्कीम को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, जो स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू पावर ग्रिड, जो एक PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर,
एंड विच इज बीइंग फंडेड विद असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक फंड। देखो गाइस, जहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज आती है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज भी काफी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, कि हमें जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इसको इकोनॉमिकली डेवलप करना है और इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्या करना है, हमें स्ट्रेंथन करना है। इससे कौन कौन स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है, वही जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो 6 स्टेट्स है। सिक्किम को इन्होंने अभी नहीं चूज किया। इट विल क्रिएट अ रिलायबल पावर ग्रिड, और वहां इंप्रूव करेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो कनेक्टिविटी है टू द अपकमिंग लोड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अभी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक काफी बार यूपीएससी पूछता रहता है। ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। टॉप 5 शेयर होल्डर्स, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था। जापान सबसे ज्यादा शेयर रखता है 15%, यूएसए भी नियर अबाउट सेम है, चाइना 6.4%, इंडिया 6.3% एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8%, ठीक है। अभी क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने $4.21 मिलियन पीआरएफ फैसिलिटी को साइन किया ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सके, वहां पे जो अर्बन एमिनिटीज हैं उनको इम्प्रूव कर सके और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके त्रिपुरा में। यही बात आपको समझ में आ गई। देखो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका काम क्या है, वो मेनली जो उस अंडर जो कंट्रीज हैं उनको वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि वहां आप अपना डेवलपमेंट कर सको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सको, ठीक है। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितने पैसे दिए? $4.21 मिलियन दिए ताकि हम त्रिपुरा में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके और वहां के जो अर्बन एमिनिटीज का मतलब क्या है, जो फैसिलिटीज है, जैसे अगर आपको रोड अच्छा बनाना है, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, जो भी अर्बन जो एमिनिटीज है हम उनको इम्प्रूव कर सके। ये एडीबीएस का फर्स्ट पीआरएफ फैसिलिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को फर्स्ट है, ठीक है। पीएफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमें क्या करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम डिलेज, जो कॉन्ट्रैक्ट जो डिलेज होते हैं उनको मिनिमाइज कर सके और अपनी उसको मतलब कि प्रोजेक्ट का जो प्रोसेसिंग है उसको स्पीड अप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भी 5 MOU साइन किए हैं एंड अ ज्वाइंट कम्युनिक फॉर PMFME, ठीक है। अभी की जो मिनिस्ट्री जो हमने MOU साइन किया, MOUs क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। किसके साथ साइन किया है? ट्राइफेड के साथ एंड अदर एजेंसीज को साइन किया है फॉर डिफाइनिंग कन्वर्जेंस मैकेनिज्म इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMFME स्कीम। तो गाइस PMFME स्कीम आपने पढ़ा होगा, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, ठीक है। देखो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों एक रेशियो में फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, ताकि हम फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ताकि जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम अपग्रेड कर सके। नहीं समझ में? कोई बात नहीं। देखो गाइस, जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के अंडर किया है, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे आप आलू से चिप्स बना रहे हो, टमाटर से केचप बना रहे हो, तो इनको इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती है, उनको अपग्रेड करने के लिए हम फाइनेंशियल, टेक्निकली और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस स्कीम के अंदर हम नियर अबाउट 2 लाख जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज अ नोडल बैंक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी पब्लिश किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन E24। देखो E20 का मतलब क्या है? देखो गाइस, जो आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, अभी आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल यूज होता है, E20 का मतलब क्या है कि हम उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे और 80% आपका कन्वेंशनल पेट्रोल होगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये है कि हम जल्दी से जल्दी जो E24 को अडॉप्ट करें। E20 फ्यूल का अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? देखो भाई, एक बायो इथेनॉल होता है, वो आपके पेट्रोल की तरह ही काम करेगा, लेकिन बायो का मतलब आपको समझ में आ रहा है, इससे क्या आपके जो कार्बन एमिशंस है वो रिड्यूस होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, जो बायो इथेनॉल है उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, तो अल्टीमेटली जो आपकी पेट्रोल की ओवरऑल कॉस्ट है वो भी लो होगी, कार्बन एमिशन हमारे लो हो जाएंगे, हमारी जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो लो होगी, ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इसलिए आया ताकि हम जल्दी से जल्दी E20 फ्यूल को अडॉप्ट करें एज एन ऑटोमेटिक फ्यूल, और साथ में जो हमारे एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अडॉप्ट करें। E20 फ्यूल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें हम इथेनॉल को 20% ब्लेंड करते हैं एंड गैसोलीन क्या होता है भाई गाइस? पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन फैसिलिटेट करता है कि हमें जल्दी से जल्दी
E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स को डेवलप करना चाहिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, और अपने फॉरेक्स जो हम इंपोर्ट करने पे अपने जो फॉरेक्स खर्च करते हैं उनको हम सेव कर सकें। ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन बायोफ्यूल आई थी जिसका एम यही था कि हमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है और डीजल में 5% बायोडीजल को ब्लेंड करना है बाय द ईयर 2030। लास्ट न्यूज आज की 60th गोवा लिबरेशन डे। देखो गाइस, अभी गोवा लिबरेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है 19 दिसंबर को हर साल, एंड इट मार्क्स द डे व्हेन इंडियन आर्म फोर्सेस ने गोवा को फ्री किया था 1961 में, किससे? पोर्टुगीज रूल से। देखो गाइस, आपको पता है इंडिया में सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे और सबसे लास्ट में पोर्टुगीज की गई है। ठीक है, पोर्टुगीज ने हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को कॉलोनाइज किया था 1510 में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी पोर्टुगीज की जो कॉलोनीज थी पर वो लिमिटेड रह गई थी गोवा, दमन एंड दीव तक। मतलब कि जब पोर्टुगीज आई थी इन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया को क्या किया था, मतलब कि कॉलोनाइज किया था, लेकिन एंड में आते आते वो लिमिटेड रह गए थे गोवा, दमन एंड दीव तक, दादरा नगर हवेली में। जो कि आप देख सकते हो दमन एंड दीव को हमने दिसंबर 1961 में लिबरेट कराया था और दादरा नगर हवेली को हमने 2 अगस्त 1954 को लिबरेट कराया था। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे 19 दिसंबर के मैंने डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।